वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला अब से कुछ ही घंटों के बाद शुरू हो जाएगा और इसको लेकर के भारतीय महिला टीम मैनेजमेंट ने सबसे बड़ा फैसला कर लिया है। तो वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर क्या वो फैसला है और किस तरीके से भारतीय टीम अपने प्लेइंग 11 को लेकर के इस मैदान पर उतरने वाली है और क्या कुछ रणनीति है पहली बार वर्ल्ड कप चैंपियन बनने को लेकर के, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप सबको मालूम है कि 25 सालों के बाद ऐसा पहली बार होगा कि हमें कोई नया चैंपियन मिलने जा रहा है। अभी तक बादशाहत इसकी लगातार ऑस्ट्रेलिया की थी, जिसके लगातार वर्ल्ड कप में 15 मुकाबले जीतने के उस विजय अभियान को और उसके दंभ को भारतीय महिला टीम ने सेमीफाइनल जैसे इंपॉर्टेंट मुकाबले में हरा करके तोड़ा। और इस मुकाबले को जब हराने में भूमिका निभाई, उसमें जमाइमा का नाम आप ले सकते हैं। जेमा रॉड्रिक्स के अलावा कप्तान हरमनप्रीत कौर के वो 89 रन आप कभी नहीं भूल सकते हैं। और सबसे खास बात की जो कैमियोज खेले गए, चाहे वो अमनजोत कौर की पारी आप देख लीजिए जिनके बल्ले से विजयी चौका निकला, चाहे आप ऋचा घोष की उस 26 रन की पारी देख लीजिए, चाहे आप दीप्ति शर्मा के वो इंपॉर्टेंट जो 24 रनों की पारी थी उसको आप देख लीजिए। और इसके साथ साथ गेंदबाजी के दौरान जो शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया काफी आगे निकल गई थी, उसके बाद खींच करके वापस कमबैक कराना, एक समय ऑस्ट्रेलिया 370 की तरफ देख रही थी, उसको वापस 340 के आसपास तक लेकर के आना अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी टीम इंडिया की थी। लेकिन अब सवाल फाइनल मुकाबले का है। पहली बार फाइनल मुकाबला जीतने की कोशिश साउथ अफ्रीका की महिला टीम भी करने वाली है और भारतीय महिला टीम भी करने वाली है। ऐसे में टीम इंडिया का कुछ फैसला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर सामने साउथ अफ्रीका की वो टीम है जिसके ऊपर चोकर्स का दाग लगा रहता है। उनकी पुरुषों की टीम भी जो है बड़े मौके पर चूक जाती है, चाहे आप 2015 का वर्ल्ड कप उठाकर देख लीजिए, चाहे T20 वर्ल्ड कप 2024 देख लीजिए। वैसे महिला टीम के लिए भी उनको भी पता है कि पहली बार वो खेल रही है, बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इस बार जो टीम उनके सामने है, ये वो लीग स्टेज की इंडियन टीम नहीं है जो कि नाडिन क्लार्क की वजह से हार गई थी। यहां पर भारतीय महिला टीम वो टीम है जो 339 के बजाय 342 बनाकर चेस करके आ रही है और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हरा करके आ रही है। तो दबाव साउथ अफ्रीका की टीम पर पूर्ण रूप से होगा, लेकिन ये दबाव तब हल्का हो जाता है जब आप अपना कॉम्बिनेशन खराब कर लेते हैं। आप सबने देखा होगा पिछले कुछ समय से लगातार भारतीय टीम में कॉम्बिनेशन को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन सेमीफाइनल मुकाबले में एन वक्त पर भारत ने जो कॉम्बिनेशन खिलाया, उस कॉम्बिनेशन ने टीम इंडिया को और उनके फैंस को ये सोचने में मजबूर किया कि ये अगर कॉम्बिनेशन पहले से रहता तो शायद हमारी स्थिति और बेहतर हुई होती। लेकिन अब हम फाइनल में हैं और ऐसे में टीम इंडिया कॉम्बिनेशन को लेकर सबसे बड़ा फैसला हुआ है। दरअसल पिछले मुकाबले में आप सबने देखा जब हम 339 रनों का पीछा कर रहे थे, तो शेफाली वर्मा जो कि प्रतिका रावल जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाया था, उनके बदले में आई थी रिप्लेसमेंट के तौर पर खेलने के लिए। और हम सबको पता है कि शेफाली वर्मा किस तरीके से खेलती हैं। उन्होंने एक चौका ऑन साइड में लगाया ग्लांस करके फाइन लेग पर, एक चौका ड्राइव करके मारा उन्होंने इन द एयर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, और उसके बाद वो आउट हुई, अक्रॉस द लाइन खेलने गई, उस गेंद को सीधा खेल सकती थी लेकिन वो आउट हो गई। फिर भी ये दिखाई दिया कि शेफाली वर्मा का इंटेंट ऐसा है कि पहला 10 ओवर जो है वो गेम को अपनी तरफ खींचेंगी खींचेंगी, ये वो तय करके आई हैं। ऐसे में जब वो आउट हो गई बहुत जल्दी तो सबने सवाल किया यार शेफाली की जगह अच्छा है कि आप हरलिन देओल को भी लेकर के आ जाओ और अमनजोत कौर जब ओपनिंग कर सकती वो कर सकती थी कर लें, या फिर हरलीन ही जो है वो ओपनिंग कर लें, नंबर 3 पर खेलती रही हैं, शेफाली को ड्रॉप कर दिया जाए। एक और सवाल उठ करके आया कि क्या क्रांति गौड़ को ड्रॉप किया जा सकता है, उनकी जगह पर हम एक और स्पिन अटैक में लेकर के आ सकते हैं या एक और हम दूसरा पेसर को लेकर के आ सकते हैं। ऐसी बातें भी कही गई हैं, क्यों? क्योंकि क्रांति गौड़ महंगी रही हैं। लेकिन भारतीय टीम मैनेजमेंट को अपने इस टीम पर पूरा भरोसा है और जो हमारे पास जानकारी उसके मुताबिक आज होने वाले इस महा मुकाबले के लिए टीम इंडिया में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे वजह है। शेफाली वर्मा बाहर थी टीम से, वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थी, अचानक से आती हैं, इंटेंट दिखाती हैं, लेकिन वो आउट हो जाती हैं। पर सवाल वही है कि क्या हर मुकाबले में ऐसी ही वो एक गेंद अंदर आ जाएगी और वो गेंद पहले ही 10 बॉल में आ जाएगा? ये भी तो हो सकता है कि वो गेंद तब आए जब तक शेफाली वर्मा ने शानदार शतक लगा लिया हो, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है शेफाली वर्मा 60, 70, 80 रनों की एक शानदार पारी खेल करके जाएँ जो भारत के लिए काम आए, क्योंकि हमको पता है कि शेफाली वर्मा मैदान पर टिकी रहेंगी तो भारतीय टीम का जो रन रेट है वो बड़ा कमाल का हो सकता है जो रह जाएगा। उसके बाद आपके पास बल्लेबाजी क्रम भी काफी अच्छी है, तो शेफाली वर्मा को एक ही मैच के बाद हटा देना और फिर वो कॉम्बिनेशन ढूंढने लग जाना इस फाइनल मैच से पहले बड़ी बेवकूफी हो जाएगी। रही बात इस मुकाबले की, तो डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स में कॉम्प्लेक्स में ये मुकाबला खेला जाएगा और यहाँ पर भारतीय टीम का जो पलड़ा है वो काफी भारी रहा है,
पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें 2-3 सालों में भारत ने सबसे ज्यादा मैचेस जो बायलैटरल में अगर भी खेले हैं तो इसी मैदान पर खेले हैं। तो इस मैदान के बारे में बड़ी अच्छी पकड़ जो है टीम इंडिया की है। रेड सॉइल ये विकेट होता है, बल्ले पर बॉल आती है, उछाल भी यहाँ पर मिलता है, तो उसका फायदा भारतीय टीम को मिलेगा। लेकिन जो गलतियां टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया था उन गलतियों से सीख लेना पड़ेगा कि दोबारा अफ्रीका हम पर हमला ना कर सके। वैसे भारतीय महिला टीम के पास इस बार सुनहरा मौका है कि उनको वो हरा सके। तो अब दूसरी बात कि ऋचा ये आपके जो क्रांति गौड़ हैं, उनके बारे में क्या? अब क्रांति गौड़ की जगह आप किसको लेकर के आएँगे? ये सवाल होगा। क्या आप एक और स्पिनर स्नेह राणा को लेकर के आएँगे? आपको पेसर तो चाहिए होगा। ये जवाब आ रहा है कि रेणुका सिंह ठाकुर और रमनजोत कौर 2 पेसर हैं ही। तो इनकी जगह पर हम एक या तो बल्लेबाज लेकर के आ जाएँ या फिर हम हरलीन दौल को लेकर के आ जाएँ या फिर जो हम एक स्पिनर को स्नेह राणा को ले आएँ। जबकि स्नेह राणा को पिछले मैच में ड्रॉप किया गया। तो ऐसे मैनेजमेंट को लगता है कि नहीं, एक युवा उभरती हुई खिलाड़ी है, गेंदबाज है और काफ़ी अच्छी गेंदबाज़ी कर भी रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनका फील्डिंग भी काफ़ी उच्च स्तरीय है, अच्छी फील्डिंग भी करती हैं। तो उन पर से भरोसा नहीं उठाया जाए और आपको अगर भविष्य के लिए एक प्लेयर को तैयार करना है, तो ऐसे में क्रांति गौड़ पर भरोसा जो है बनाए रखना बेहद ज़रूरी होगा। तो क्रांति गौड़ भी जो है वो इस टीम का हिस्सा बनी रहेंगी। मतलब कुल मिलाकर के लबो-लुआब ये है कि भारतीय टीम की जो प्लेइंग 11 आज उतरने वाली है फाइनल मुकाबले के लिए, उसमें आपको सेमीफाइनल मुकाबले के बजाय कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। तो टीम क्या हो सकती है ज़रा आपको बताता हूँ। ओपनिंग वैसे ही शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना करेंगी, दोनों जो है वो ओपन करती नज़र आएँगी और दोनों की कोशिश इस बार ये होगी कि सेमीफाइनल में वो भले ही बहुत जल्दी निपट गईं, लेकिन ये दोनों प्लेयर्स चाहेंगे कि इस बार जो है वो टीम को एक बेहतर शुरुआत दिया जाए। पहले 10 ओवर्स में कोई विकेट ना जाए टीम इंडिया का, क्योंकि अगर आपने पहले 10 ओवर या 15 ओवर में आपने विकेट नहीं गँवाए और आपने रन 100 के आस-पास टाँग दिया बोर्ड पे, तो फिर उसके बाद जो नंबर 3 पर जेमिमा हैं, 4 पे हरमनप्रीत कौर हैं, ये मिलकर के आपको एक फिनिशिंग लाइन तक पहुँचा सकती हैं। और सबसे खास बात ये है कि अफ्रीका के खिलाफ लीग स्टेज में हमें भुगतना पड़ा था कि हमने हवा में गेंदें इतनी ज़्यादा खेल दी कि उसका नुकसान हमें हो गया। जितने रन तक हम जाना चाह रहे थे, उतने रन तक हम पहुँच नहीं पाए थे। हालाँकि उस मैच में ऋचा घोष ने ज़बरदस्त पारी खेली थी उस मुकाबले के अंदर में, तूफ़ानी पारी पारी थी वो। लेकिन यहाँ पर आपको फिर से खेलना पड़ेगा। तो ऐसे में भारतीय टीम के लिए दोनों ओपनिंग करती नज़र आएँगी। जहिमा 3, मंदाना 4 नंबर पे हो जाएँगी। 5 नंबर पर अब दीप्ति शर्मा को सेमीफ़ाइनल में उतारा गया था। शायद ये सोच कर के वो स्पिन भी अच्छा खेलती हैं और स्ट्राइक रोटेशन का अच्छा हो जाएगा, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज भी हैं। तो आपके जो ऊपर से देखेंगे तो एक मंदाना के बाद नीचे सिर्फ राइट हैंडर्स हैं। शेफाली के बाद आप देख लीजिए तो जेमिमा और हरमनप्रीत कौर, तो एक लेफ्ट हैंडर आ जाती हैं बीच में नंबर 5 पे। 6 नंबर पर जो है वो रखा गया है कि वहाँ पर आ जाएँगे बल्लेबाज़ी करने के लिए ऋचा घोष। 7 नंबर पर अमनजोत। तो नंबर 7 तक की जो बल्लेबाज़ी आपके पास में तो है ही। इवन राधा यादव भी जो है अच्छी बल्लेबाज़ी करती हैं, तो 8 तक की बल्लेबाज़ी मान लीजिए। बाकी आपके पास गेंदबाज़ी आक्रमण है। बॉलिंग यूनिट आपके पास में अच्छा है। रेणुका सिंह ठाकुर, आपकी क्रांति कौर 2 पेसर हो गईं और इवन अमनजोत कौर तीसरी पेसर हो गईं, 3 पेसर हो गईं। श्री चरणी और राधा यादव ग्रुप में 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर और भारत इसलिए भी लेकर के खेलेगा 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स क्योंकि स्नेह राणा थोड़ी महँगी साबित होती नज़र आ रही थी अफ्रीका के खिलाफ में और ये दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जो साउथ अफ्रीका की जो बल्लेबाज़ी क्रम है उसको परेशानी में डाल सकती हैं। क्योंकि हमें सावधान रहना पड़ेगा साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्फोर्ड से भी क्योंकि जिन्होंने बहुत ही कमाल की इनिंग खेली थी जिस तरीके से उन्होंने नॉकआउट में खेला है, तो इसलिए सावधानी बरतनी पड़ेगी, टीम को बेहतर बनाना पड़ेगा। तो ये प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम ने जाने का फैसला किया है। किसी प्रकार से कोई और परिवर्तन होता हुआ नज़र आ नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया की इस प्लेइंग 11 में कोई बदलाव करने की आवश्यकता है या सेमीफाइनल की जो टीम थी वही टीम के साथ जाना चाहिए? कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।